वेलकम बैक डियर थर्मोडायनेमिक लर्नर। आज हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स 2 में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से दिया गया है। जैसे किसी बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के नाम से है, किसी बुक में मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर के नाम से है। अल्टीमेटली जब हम मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर की बात करेंगे तो द टर्म्स सेल्फ मल्टी कंपोनेंट मीन्स मोर देन वन कंपोनेंट। इसके पहले जो हमने वेरियस लेक्चर्स में बात की थी, हमारा अटेंशन मोस्टली एक कंपोनेंट को लेकर था। बट यहाँ पर अब हम साइमल्टेनियसली मोर देन वन कंपोनेंट को डील करेंगे। या फिर जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी मोर देन वन कंपोनेंट होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसीलिए टाइटल का नेम चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हो या मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर हो, मीनिंग एक ही है कि यहाँ पर हमें मोर देन वन कंपोनेंट को डील करना होता है। अब जब हम मोर देन वन कंपोनेंट को डील करते हैं तो होता क्या है, जैसे हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसका एक अपना टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पर्टिकुलर एक वॉल्यूम होगा। बट जब वही कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट के साथ जाके मिलता है और एक मिक्सचर बनाता है, तो क्या उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसकी वॉल्यूम वही होगी या उसमें कुछ चेंजेस होंगे? सो सच स्टडी इज रिक्वायर्ड। और मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर स्टडी या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी करने का पर्पस यही है कि जब हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट को आपस में रख रहे हैं तो उनके प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हो रहा है। ये जो चेंजेस हैं पर्टिकुलरली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में नहीं होते। जैसे हम बात करें वॉल्यूम की, तो जब हम वॉल्यूम बात करें, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी। इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। तो जब हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो होना चाहिए V1 प्लस V2। बट जब हम मल्टी कंपोनेंट देखते हैं या जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनकी वॉल्यूम ये नहीं होती, इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। यही इस टाइटल के स्टडी का पर्पस है। जबकि बात हम करें टेम्परेचर की या प्रेशर की, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, उनके साथ इसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो अब हम बात करें, एक लाइव एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास दो कंपोनेंट है, इथेनॉल और वाटर। ये डायग्राम है जहां पर आप दो कोऑर्डिनेट देख सकते हैं। एक्स में है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, वाई में लेफ्ट हैंड साइड में है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। यदि मैं इस पर्टिकुलर बात करूं तो यहां पर XE जो है 0 है, मतलब यहां पर कंप्लीटली वाटर है, और यहां पर XE1 है, इसका मतलब है कि यहां पर कंप्लीटली इथेनॉल है। तो जब कंप्लीट वाटर है, ये जो लाइन है वो वाटर की लाइन, इथेनॉल की लाइन है, और ये जो लाइन है वो वाटर की लाइन है। तो जब हम कंप्लीट वाटर की बात करेंगे तो कंप्लीट वाटर का जो वॉल्यूम है वो है 1.8 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब पर मोल। एंड जब हम यहाँ पे बात करें, जब कंप्लीटली इथेनॉल है तो इसका है 5.8 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब पर मोल इथेनॉल। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब प्योर वाटर है तो उसकी एक अपनी वॉल्यूम है, और जब प्योर इथेनॉल है तो उसकी भी अपनी एक वॉल्यूम है। बट जब दोनों मिक्स होते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलर पॉइंट 2 को आगे बढ़ाऊं, तो यहां पर हम देखेंगे जब पॉइंट 2 है मतलब 20% इथेनॉल है और वहां पर रेस्ट 80% जो है वो वाटर है। तो वाटर की वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है और इथेनॉल की भी वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ मैं इस पॉइंट 4 पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जब इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर इथेनॉल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे हम इथेनॉल को मोल फ्रैक्शन पे आगे बढ़ाएंगे तो वाटर का वॉल्यूम कम होते जाएगा और जो इथेनॉल का है वो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। ये बट ऑब्वियस होना है।
बट जो नोटिसेबल पॉइंट वो ये है कि जब हम दोनों के मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर ये इसका प्योर कंपोनेंट है इथेनॉल का, और ये प्योर कंपोनेंट वाटर का है, और ये प्योर कंपोनेंट इथेनॉल का है। तो जब हम मिक्सचर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। तो दिस इज नॉट V1 इज इक्वल टू V2। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हम V समीशन लेते हैं वो होता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 एंड पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2 प्लस यहाँ पर दो टर्म आएंगे, एक होगा x1 और ये होगा x2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 into partial molar volume of component 1 plus mole fraction of component 2 into partial molar volume of component 2, और दोनों का जो समीशन होगा वो होगा टोटल वॉल्यूम V। ये रिलेशन कैसे आएगा हम आगे चल के देखेंगे। सो दिस इज द फिजिकल अंडरस्टैंडिंग हाउ द partial molar properties will be means how the property of pure component will be changed when it's come into the mixture। जैसा कि अभी हमने देखा एंथैल्पी और वाटर डायग्राम में कि कैसे जब कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर स्टडी में हम निकालते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वॉल्यूम क्या होगा, या फिर हम कहें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो उस कंपोनेंट का मिक्सर में जाने के बाद क्या चेंज होता है और हम उसको स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर पार्शियल मोलर वॉल्यूम हम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज G को ले, और G को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 जो कि कंपोनेंट्स है Nc तक। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो लिख सकता हूँ dg इज इक्वल टू डो जी बाई डो टी, where pressure and Ni is constant, dt plus dou g by dou p where temperature and components were constant, dp plus because there is a many number of components तो हम इसको लिख सकते हैं dou g by dou Ni where I is equal to 1 to C, and here temperature, pressure, when I will differentiate one component rest of the component will be constant, so Nj is equal to constant where J is not equal to I into dNi। इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है ये टर्म होता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी आई बार से, और इसको हम लिखेंगे डो जी अपॉन डो एन आई टी पी एन ऑफ जे। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। सिमिलरली जी को हमने एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दिया, यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें कैपिटल एम से तो हम लिख सकते हैं एम आई बार इज इक्वल टू डो एम अपॉन डो एन आई टेम्परेचर, प्रेशर, एन जे। हम इसको यहाँ पर टी लिखेंगे जो कि यहाँ पर टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस वे हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फर्दर इसका यूज क्या होगा, तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि वी वॉल्यूम के लिए, जैसे वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू वी आई एक्स आई बार प्लस V2 मीन्स V1 बार x1 प्लस V2 बार x2, और हम यहाँ पर I जो है वो 1 to 2 तक वेरी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स वी हैव वन system and that system is having various subsystems, n number of subsystem we have। such case हम G को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो G को जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, N N1 N N2 N N N3, यहाँ पे N1 है ये, डेस N Nc। This is the summation of G, temperature, pressure, N1, N2, N3 dash Nc। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि G इज इक्वल टू, यहाँ पर सब सिस्टम है और ये समेशन ऑफ सब सिस्टम है, बिकॉज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है।
अब यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं बोथ साइड n से, n, तो मैं लिख सकता हूं n1 n n2 n n3 dash n nc अपॉन dou n, ये हो जाएगा simple, this term is now constant with respect to n, so n will be 1 and tp n1 n2 n3 dash nc. Let's multiply here in denominator dou n ni upon dou n ni. यदि हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टर्म्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इस टर्म को यहाँ पे ले आएंगे, इसको हम यहाँ पे ले जाए, तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा dou n ni एंड ये हो जाएगा dou n अपॉन दिस। सो फर्दर हम इसको सॉल्व करें, रीअरेंज करें, तो i इज इक्वल टू 1 to c dou j g t p n n i n n2 1 2 n n3 this n n c upon dou n ni into ni, बिकॉज dou ni अपॉन ni, तो यहाँ पे ni कांस्टेंट हो जाएगा, तो into ni इज इक्वल टू g t p n1 to nc. Now because n is a value and that n was the small n was the subsystem, and let's we have only one, n is the one, means we have only one system, and that case dou z tp n1 to nc upon dou ni into ni is equal to g. So dou g upon dou ni को हमने अभी लिखा था gi बार, so gi बार ni is equal to g, और we can see that g is equal to, इसको रीअरेंज कर लें तो gi बार ni, और यदि डिवाइड कर दें हम n which is a sigma of ni both side, तो ये हो जाएगा स्मॉल g इज इक्वल टू gi बार xi, बिकॉज ni अपॉन n इज इक्वल टू xi। तो ये एक एक्सप्रेशन आएगा g इज इक्वल टू gi बार xi। हमने पहले भी कंसीडर किया है कि g जो है वो कोई भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो सकता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ mi बार xi, और यदि चूंकि ये कोई भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, चाहे वो v हो, चाहे s हो, चाहे u हो, चाहे h हो, चाहे g हो, तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ vi बार xi। जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था एथेनॉल वाटर मिक्सचर का, हमने वहाँ पर इलेबरेट किया था v इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ vi बार xy। तो इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम टोटल वॉल्यूम को, या फिर हम टोटल वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ फर्दर हम इस टर्म को लें या इस टर्म को लें, तो g इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ gi बार ni। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं बोथ साइड को, सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सो dg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ gi बार dni प्लस सिग्मा ऑफ ni dgi I is equal to 1 to c, I is equal to 1 to c, and j is not equal to I.
या हम इसको इस वे में लिख सकते हैं. So when I am differentiating I, the j will be there. Now we have one expression. Let's say this is expression 2 and this is expression 1, where so we compare both equations and rearrange it. We compare equation 1 and equation 2. So we can write sigma of I is equal to 1 to C gi dni plus ni dgi is equal to, sorry, bar will be there, right. So this is equal to dou g upon dou t pni dt plus dou g upon dou p tnj dp plus this is what I is equal to 1 to C gi dni. So gi dni in both sides, this will be cancelled, right. This will be cancelled. So we rearrange, we will get ni dgi minus dou g upon dou t p and j ni dt plus minus sorry, should be shift. So dou g upon dou pt ni and dp is equal to 0. We know that dou g upon dou t when pressure and rest will be constant, or dou g upon dou p when temperature and rest will be constant, we can replace this with the another term. Which term? So we remember that dg is equal to minus h dt plus vdp. So dou g upon dou t, keeping pressure constant, this term will goes to 0. So dou g upon dou tp and dou t upon dou t is goes to 1, so minus s. So here I can write dou g upon dou t, and similarly dou g is equal to minus h dt plus vdp. So dou g upon dou p, keeping temperature constant, this is v. So I will put over here, and the term will come I is equal to 1 to C ni dgi bar is equal to plus, because this is minus s, so plus s dt minus vdp is equal to 0. This is an expression, Gibbs-Duhem relation, and we have the application of this Gibbs-Duhem relation, and at the constant temperature and pressure, at constant T and P, this both term will goes to 0, and sigma of ni dgi bar is equal to 0. So this is the very significant term when at the constant temperature of and pressure, this extensive properties is written in such a way that sigma of ni dgi bar is equal to 0, or this is used for any extensive properties, means it is valid for volume, enthalpy, entropy, etc. So we will see the numerical application for the application of such things, this equation and this equation. Uh, Now we'll see one solved example that is given in Chemical Engineering Thermodynamics book by YVC Rao in 2009 edition. So the problem is that the partial molar volume of ethanol in 60 mole percent ethanol water solution is 57.5 into 10 power minus 6 meter cube. The density of the mixture is 849.4 kg per meter cube. Calculate the partial molar volume of water in the mixture. So in this problem, the partial molar volume of ethanol is given,
mole percent of ethanol is given, it's 60. So out of 100 minus 60 is 40. So by default 40 mole percent will be the water, and the density of the mixture is given. So we have to find out first the molar volume of the mixture, and thereafter we will calculate the partial molar volume of the water. So we know that the molar mass of ethanol is 46 into 10 power minus 3 kg per mole, and molar mass of water is 18 to 10 power minus 3 kg per mole. So the molar mass for the mixture will be 60% of the ethanol and molar mass of the ethanol plus 40% into water, and it is coming 34.8 into 10 power minus 3 kg per mole. So the molar mass of the mixture is the molar volume of the mixture is mass upon density. So the molar mass is of the mixture is 34.8 into 10 to the power minus 3, and the density of the mixture is 849.4. So both is written here, and it is coming 40.9 10 power into 10 power minus 6 meter cube per mole. You can see here one more thing, that the unit, the molar mass unit was kg per mole and the density was kg per meter cube. So kg per mole upon kg per meter cube, and it's come meter cube per mole. So the molar volume is 40.9 10 power minus 6 meter cube per mole. Unit is very important tool. Whenever we solve numerical problems, we have to give proper attention on the unit. So once we know the molar volume, we know the formula, that the molar volume is the summation of mole fraction of the particular component into partial molar volume plus of that component plus mole fraction of second component into partial molar volume of the second component. So we put all the numerical data which we have collected from here and given in the problem, and we will get the solution. The partial molar volume of the water is 16 into 10 power minus 6 meter cube per mole, and this is our solution. So this is the very easy problem which is given in YBC Raw, and you will get the some unsolved problem over there. So you work out on those unsolved problem, and you will get the solution, and even in the last of the book the solution is also given, so you can cross check whether your attempt was correct or not. Now we have seen a very easy problem, very easy numerical problem, and that was the basis was V was the x1 V1 bar plus x2 V2 bar, where x1 and x2 are the mole fraction of the component, and V1 bar and V2 bar are the partial molar volume of the components 1 and 2. We also know that x1 plus x2 is equal to 1, or we can write x1 is equal to 1 minus x2, or x2 is equal to 1 minus x1. Also, if we differentiate this equation both sides, so dx1 plus dx2 is equal to 0, or dx1 is equal to minus dx2. Let's say I would like to know the partial molar volume of component 1 in terms of mole fraction x2. So at that moment I will define this as equation 1 and this as equation 2. So use this one, rearrange for the term x2. So 1 minus x2 v1 bar plus x2 v2 bar, or we can write v1 bar v is equal to v1 bar plus v2 bar minus v1 bar into x2. Let's give this as relation 3. Now differentiate equation 3 both sides. So we will get, with respect to x2, so we will get dv is equal to, this term will be constant now, plus v2 bar minus v1 bar, and this is dx2. So dv by dx2 is equal to v2 bar minus v1 bar.
This is the equation number 4. So the value from V2 bar minus V1 bar we put from equation 4 to equation 3, and then equation this become V1 bar plus V2 bar minus V1 bar x2, or this come V1 bar plus dV by dx2 x2. So this is an expression for molar volume, or for component 1 it is written V minus x2 dV by dx2. If you want same expression in terms of x1, so what we can do is we can write V in place of x1, we can write x2, we can write 1 minus x1, and dV by minus dx1, minus minus become plus, so we can write V plus 1 minus x1 dV by dx1. This is for partial molar volume of component 1. If I want the expression for component 2, so we will follow the same procedure and we will get the partial molar volume of component 2. How? We will see. V is equal to, now x1 V1 bar plus 1 minus x1 V2 bar. Let's rearrange it. So V is equal to x1 V1 bar minus V2 bar plus V2 bar. Give this as another, let's say, equation number 5. Now differentiate both sides with respect to x1. So we will get dV by dx1 is equal to V1 bar minus V2 bar plus 0. So put the value of V1 bar minus V2 bar over above equation and we will get this as a equation 6. So V is equal to x1 into dV by dx1 plus V2 bar. Let's rearrange this. So V2 bar is equal to V minus x1 dV by dx1. Or if you want that same term in terms of x2, so we can write V minus 1 minus x2 dV by dx2, or V plus 1 minus x2 dV by dx2. This is what V2 bar. So we have various numerical way to reach the solution to determine the partial molar volume of component 1 or partial molar volume of component 2. Okay. Or here also, that in terms of, this is in terms of x1, and here it is in terms of V2 in terms of x2. If you want in terms of x1, it is here. If in V1 in terms of x2, it is here. So we will see some problems where both expression is given in where expression is given in both variable x1 and x2. So first we have to simplify those one either in terms of x1 or in terms of x2, and then we will go for to determine the partial molar volume of the component. So this is the numerical method. Suppose that we have some experimental techniques, and with the experimental we are able to identify the volume with respect to different mole fraction of the component 1 or component 2. So let's say we have some data like V and X. So let's say x2 is there. So with the varying of volume of x2 like 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 or 1, we have some volume of this. So with the use of graphical method, we can determine the partial molar volume of the component uh, 1 and component 2 as well. So for that we have to make some diagram.
This is the small. Let's make some bigger diagram. So I will use this place. I will use this place, the bigger diagram. This is the volume and this is the X2. 4. Let's say 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1. This is the mole fraction of component 2. And I have I have mentioned here, with the various mole fraction of this we have the value of V. So let's say the relation between this is coming like this. This is the diagram of V versus X2. So now we have such diagram. So if I would like to know the value for this particular X2, the value of V1 bar and V2 bar. So what I will do, I will draw one tangent over here. So I will draw one tangent line over here, and let's give some name of this. I will draw one horizontal line here also. Let's give some name, like this is the point A, this is the point B, this is the point C, this is the point D, this is the point E, and this is the point F. So here this is representing value of V1 bar and this is representing value of V2 bar, and here it is representing the value of V, volume of the mixer. So suppose I would like to know the V1 bar, so that is the value of AB. So AB will be nothing but the difference of AC minus BC. The value of AB will be nothing but the difference of AC minus BC. Similarly, if I would like to measure the volume V2, so this will be volume V2 means dF. This is summation of dE plus EF. So dE plus EF. So with this, if we will see this V1 bar, so V1 bar, V is representing here AC, this is AC, and this is because plus is there, so either we took this or this is representing minus BC. Or if we use the above equation, so this is still AC and this term is representing the BC. Similarly, when we are looking for V2 bar, so V2 bar is V and V is here DE, so this term will go DE and this term is representing the VF. So with the known of graphical, we can determine V1 bar, V2 bar, or with the known relation between volume and X2, we can determine the V1 bar and V2 bar. So either numerical way or by the intersection way. This method is known as, by the way, this method is known as the intersection method. So by the solving the problem equation or with the known the intersection method, we can determine the partial molar volume of component 1 and component 2. Now for better understanding how to solve such expression and get the partial molar properties, I have taken one unsolved problem from YVC Law 2009 edition. So the problem is mentioned that
the molar enthalpy of binary solution at constant temperature is and pressure is given. H is equal to 500 x1 plus 1000 x2 plus 50 x1 plus 40 x2 whole into x1 x2, where H is in joule per mole. Determine the partial molar volume of component 1, partial molar enthalpy of component 1 and component 2 as a function of x1, and the numerical values of pure component enthalpies h1 and h2. Also determine the partial molar enthalpy at infinite dilution. We recall in the just we have determined one expression for partial molar volume of component 1 is V1 is equal to V plus 1 minus x1 dV by dx1. Similarly, partial molar volume for component 2 is V minus x1 into dV by dx1. So this expression is valid for any extensive properties, and enthalpy is also an extensive properties. So with the use of this example, we rearrange for enthalpy. So the partial molar enthalpy for component 1 is written like that: H plus 1 minus x1 dH by dx1, and similarly H2 bar can be written H minus x1 dH by dx1. So in both the case, the differentiation of this term with respect to x1 is required, and for that also we have to rearrange this given expression in terms of x1 altogether. So we know that the x2 is equal to 1 minus x1, so we will put over here and rearrange this given expression in terms of the x1 only. So we know that x2 is equal to 1 minus x1. So the h will be written like that: 500 x1 plus 1000 1 minus x1 plus 50 x1 plus 40 1 minus x1 whole into x1 into 1 minus x1. Let's open the bracket. So 500 x1 plus 1000 minus 1000 x1 plus 50 x1 plus 40 minus 40 x1, and while solving this x1 minus x1 square. Open it once again. So 500 x1 plus 1000 minus 1000 x1 plus, let's multiply. So 50 x1 square plus 40 x1 minus 40 x1 square minus 50 x1 cube minus 40 x1 square minus plus 40 x1 cube. So there is only 1000 is there where no coefficient is available, so let's put 1000. Then there is a 500 minus 1000, so minus 500 plus 40, so minus 460, so minus 460 x1. Now x1 term is over. What about x2? So plus 50 minus 40, so plus 10 minus 40, so minus 30 x1 square, and then minus 50 plus, so minus 10 x1 cube. This is the new expression for enthalpy in terms of x1. Now we have to get the value of dH by dx1. So let's differentiate this expression, give some name over here. Let's say this is equation 3, this is equation 1, and this is equation 2. So let's differentiate this equation 3 with respect to x1, and we will get dH by dx1 is equal to, this term will 0 minus 460, the square is there, so 30 into 2, 60 x1
minus 10 into 3, so 30x1 square. This is expression for dh by dx1. Let's put give some name also. This is equation number 4. So let's put the value of dh by dx1 from equation 4 into equation 1. So the h1 bar is equal to, let's put the value of h which we have got in terms of x1. So 1000 minus 460 x1 minus 30 x1 square minus 10 x1 cube plus 1 minus x1 into dh by dx1. So this is what, minus 460 minus 60 x1 minus 30 x1 square. Let's open the bracket over here. So 1000 minus 460 x1 minus 30 x1 square minus 10 x1 cube. Oh, altogether minus is there, so minus 460 minus 60x1 minus 30x1 square, and here minus and altogether minus, so minus minus plus 460x1 plus 60x1 square plus 30x1 cube. Let's check. So 1000 and minus 460, so it's come 540. What about x1 coefficient? So minus 460 minus 60, so minus 520 plus 460, so once again minus 61, because these two will be cancelled, so minus 60 x1. Let's check x2 x1 square term, minus 30 x1 square minus 30 x1 square plus 60, so this all will be cancelled. X1 square will not exist now, minus 10x1 cube plus 30x1 cube, so this is plus 20x1 cube. So this is an expression for enthalpy for the component 1, or we call it partial molar enthalpy for the component 1. Give it some name. Let's equation 5. Similarly, we will work for partial molar enthalpy of component 2. I am erasing this part till here. So H2 bar is H. H is what? 1000 minus 40x1 minus 30x1 square minus 10x1 cube into minus, so let us write here, minus x1 into dou h by dou x1. Dou h by dou x1 is this one. So minus 460 minus 60x1 minus 30x1 square. Let's multiply x1 inside and see, 460x1 minus 30x1 square minus 10 x1 cube minus minus plus, so 460x1 plus 60x1 square plus 30x1 cube. Let's check. All are with the x1 coefficient, only this one is varying. So 1000 minus 460 plus 460, x1 coefficient is cancelled now. Let's check with the x2, x1 square, so minus 30 and plus, so plus 30 x1 square, and this is that minus 10 x1 cube, so it is plus 20 x1 cube. So these two expression, let's give some number, equation number. So these two expression 5
and 6 is the H1 bar and H2 bar. Now we have in the function of H1, we have to determine the numerical value of pure component enthalpies H1 and H2. So we refer equation number 5 and equation number 6 to determine the pure component enthalpy. So for pure component, let's say only component 1 is there, that moment x1 is equal to 1 and x2 is equal to 0. So referring equation 5, from equation 5, h1 bar is equal to 540 minus 60x1 plus 20x1. So this moment x1 is become 1 and x2 is 0. So let's put over here 550 minus 60 into 1 plus 20 into 1, and it's become 500. What will be the unit? Unit will be the joule per mole. So joule per mole. Similar way H2 bar. So when we talk about component 2, so at that moment x1 will be 0 and x2 will be 1. So here when I put in equation, refer equation number 6, so I will refer this one. So 1000 plus 30 into 0 plus 20 into 0, and it's become 1000 joule per mole. So this is the pure component value. Sorry, this is the pure component value. Now what next? Determine the partial molar enthalpy for the infinite dilution. So partial molar enthalpy for infinite dilution. Uh, infinite dilution. So when we talk about infinite dilution means component, another component is previously present, and whatever we pouring is very less amount. At that moment, if we talk about in the mixture, component 2 is already present in hues and we are simply pouring the component 1. That moment the component 2 will become 1 and component 1 become 0. So component 2 become 1 and component 1 become 0. So H1 bar, we refer once again the equation 5, and H1 bar will be 540 minus 60 into 0 plus 20 into 0, and it's become 540 joule per mole. Similar way, when component 1 is available in abundant huge amount and we are pouring the component 2, and that moment the x1 become 1 and x2 become 0. So x1 become 1 and x2 become 0. So the partial molar enthalpy of component 2 will be 1000 plus 30 into 1, because x1 is now 1, plus 20 into 1 cube, and it's become 1000 plus 30 plus 20 is 1050 joule per mole. So these are the values, for partial molar enthalpy in terms of uh, x1, in terms of x1 for enthalpy 1, for enthalpy 2, and for pure component value H1 is 500 and H2 is 1000 joule per mole, and for infinite dilution H1 become 540 joule per mole and H2 is come 1050, means 1050 joule per mole. So this is the very simple way to attempt such problem. There are several examples were given in another book, that is Kevin Aranan, and some another book like Smith. You can check it and work and explore your knowledge in the thermodynamics way. So we will see one more example where the experimental data is available and how to determine the partial molar properties in that mixture.
So let us see. We'll take another example and we'll use graphical method to find out the values of the partial molar volume. So I chosen another problem from the YVC Rao 2009 book. So the problem was the molar volume of binary solution at 25 degrees centigrade are measured as given uh, here, and calculate the partial molar volume of component 1 and 2 at when x1 is equal to 0.5 and x1 is equal to 0.75. So the value of x1 versus v were given here. जैसा कि मैंने पहले भी क्लास ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था, यदि हमारे पास x1 और x2 एंड v के रिलेशन अवेलेबल है तो कैसे हम ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो विद दिस गिवन वैल्यूज हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ शीट लेंगे. ये मैंने एक टेम्परेरी ड्रॉ किया हुआ है, बट आपको इसके सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर ग्राफ शीट लेना होगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू आएगी. तो आप पहले एक ग्राफ शीट ले लेंगे और ग्राफ शीट में आप एक्स एक्सिस में जो x1 की वैल्यू है उसको आप इस तरह से लिखेंगे और y एक्सिस में जो वॉल्यूम गिवन है उसको आप इस तरह से लिखेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कर दूं कि v इज इक्वल टू 10⁶ मीटर क्यूब पर मोल. सो इस तरह से मैंने x और y को प्लॉट कर लिया. अब जैसे यहाँ पे देखिए x1 जब 0 है तो v की वैल्यू वॉल्यूम 20 है, तो x1 जब 0 है तो वॉल्यूम 20 है. जब x1 0.2 होगा तो वॉल्यूम 21.5 आएगा. तो मैंने अप्रोक्सीमेट जब 0.2 था तो यहाँ पे 21.5 लिया है. फिर जब x1 जो है 0.4 होगा तो वैल्यू जो है 24 आएगी. 0.4 पे ये यहाँ पर एक पॉइंट है देखिए जो लगभग 24 के आसपास है. देन अनदर 0.6 27.4, 0.6 दिस इज द पॉइंट, ये लगभग 27.4 यहाँ कहीं आएगा. देन 0.8 32, 0.8 32 यहाँ कहीं. देन 1 पे 40, 1 पे 40 लगभग. So this is approximate. I have chosen the point, but when you use the graph, you will get the correct value. फिर मैंने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक कर्व को ड्रॉ कर लिया. अब हम ग्राफिकल मेथड के बेसिक पे आएंगे. जिस पॉइंट पे हमें जाना होगा वहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. तो लेट से यहाँ पर 0.5 में हमें जाना था, तो 0.5 पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और जहां पर आएगा वहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया. तो यहाँ पर जो ए देख रहे हैं, लाइन ए जो है डॉटेड लाइन ए, वो यहाँ पर टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया. तो टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो जो है दोनों y एक्सिस पे कट कर रहे हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर. यदि मैं इसको नेम दे दूं, इसको C दे दूं और इसको B कर दूं, तो लेफ्ट साइड को पॉइंट C पे कट कर रहा है और राइट हैंड साइड को पॉइंट D पे कट कर रहा है. प्रीवियस ग्राफ में मैंने वॉल्यूम वर्सेस x2 को प्लॉट किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा वॉल्यूम v1 आया था और राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम v2 आया था. बट ये जो कर्व है वो v वर्सेस x1 है, इसलिए राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम v1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम v2 आ रहा है. सो अब यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ. ये देखिए जहाँ पॉइंट D कट हुआ हमने उसको बाय ग्राफ से मेजर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू v1 की वो आ जाएगी 33.8 और लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे कट हो रहा है जब हम इसको ग्राफ से मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 17. सिमिलरली 0.75 का, तो 0.75 लगभग यहाँ कहीं आएगा. मैंने एक इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ किया और फिर इस पॉइंट से होते हुए, इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए फिर एक दूसरी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, जो लाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. इसको हम दे देते हैं पॉइंट E एंड पॉइंट A. तो जब उस पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो लेफ्ट साइड को पॉइंट E पे कट कर रहा है और राइट हैंड साइड को पॉइंट F पे कट कर रहा है. लाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो फिर से हमने इसकी वैल्यू मेजर कर ली यहाँ से, तो क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉइंट EF जो है वो पॉइंट D से ऊपर है. तो जो वॉल्यूम V1 है वो पहले वाले से ज्यादा आएगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वैल्यू इज 36.6 जो कि पहले V1 वॉल्यूम से ज्यादा है. और यहाँ पर जो पॉइंट E है वो पॉइंट C से बिलो है, तो वॉल्यूम V2 जो है उसकी वैल्यू प्रीवियस से कम होगी. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम V2 आई है 12.4 है जो कि प्रीवियस से कम है.
तो ऐसे हम ग्राफ का यूज करते हुए यदि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हैं ऑफ एनी मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। एनी मोल फ्रैक्शन पे हम इस तरह यूज करते हुए पार्शियल मोलर वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। और इसी तरह आप और भी एग्जांपल्स ले लीजिए, केविन नारायण के बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस पैटर्न में, तो आप ग्राफिकल मेथड यूज करते हुए इसको अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस तरह आप धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स के एक्सपर्ट भी होते जाएंगे। और सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली बार मैं लेकर आऊँगा केमिकल पोटेंशियल और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्यूगेसिटी। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।